सभी को स्क्रीन शो कर रहा है और वॉइस क्लियर है? क्लियर कर दीजिए एक बार। यस सर। ठीक है, देखिए इंट्राडे प्राइस पे आज पहले बात कर लूँ और फिर उसके बाद मैं वॉल्यूम पर कोशिश करूँगा आपको। वॉल्यूम ऑन डिमांड है सर, प्रीवियस बैच भी मैंने किया, ये भी करने की कोशिश करूँगा अगर जितना टाइम मिला उतनी समय में। मैक्सिमम मैसेजेस आ रहे हैं कि वॉल्यूम बताइए वॉल्यूम बताइए, काफ़ी लोग, प्रीवियस बैच भी मैंने इसी वजह से किया। चलिए देखिए है क्या, बैंक निफ्टी को देख लेते हैं पहले। अभी तक हम लोग क्या करते आए हैं, ये मूवमेंट है पूरा, ठीक है। चार्ट को थोड़ा सेट कर लेता हूँ, एक सेकंड। चलते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं सर, और आज की कैंडल देखिए, कैंडल में बहुत सारी चीज़ें हैं। डोजी का फॉर्मेशन एक ये हुआ था इससे पहले, देख पा रहे हैं, ये डोजी फॉर्मेशन। इस डोजी फॉर्मेशन में भी एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। इसका जो क्लोजिंग है और हाई और लो है, अगर जब ज्वाइन कर देता हूँ सेकंड, जिस दिन ये डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ होगा ना, उसके बाद ये सारे कैंडल्स के फॉर्मेशन होंगे। ये जितने भी ट्रेडिंग सेशन निकले इस डोजी के फॉर्मेशन के बाद निकले, तो ये तो कोई रैली बाद में आई है, कब, जब इस डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हो चुका है। डेली टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूं, ठीक है। इस डोजी के फॉर्मेशन में जरूरी क्या है, ध्यान से सुनिएगा। प्रीवियस डे क्लोज ये है, ये गैप अप है, और प्रीवियस डे से, ध्यान से समझिए, प्रीवियस डे से ना तो इस डोजी का हाई लो टच कर रहा है, ना हाई टच कर रहा है, ना ओपन ना क्लोज। पूरा ट्रेडिंग सेशन जो है वो कहां पर गया, प्रीवियस डे की ट्रेडिंग से बहुत दूर रहा। दूर होने से मेरा मतलब मात्र इतना ही है, मैं धीरे धीरे चलूंगा, कम से कम आप लोग कुछ चीजें समझते चले। दूर होने से मेरा मतलब इतना है कि आज के दिन बाजार कोई भी प्राइस मान लेते हैं कि 10 से लेकर 8 की रेंज में बना रहे, और कल के दिन भाव ओपन हो 12 पर, लो बनाए भले 10.2 का बनाए, ठीक है, लेकिन 10 के आसपास टच ना करे और इसके अंदर ना आए, ठीक है, और अबव कहीं भी चला जाए 13-14 तक, इस तरह से 14 तक चला जाए मान लेते हैं। तो पिछले दिन का ट्रेडिंग सेशन में मैं पूछूं हाई लो क्या, आप कहेंगे हाई है 10 और लो है 8 और कहीं बीच में कहीं क्लोज कर गया। मैं कहूं आज, तो आप कहेंगे कल जो ट्रेडिंग हुई ना 8 से 10 के भाव के बीच में हुई, और आज जो मैंने भाव को देखा वो हाई था 14, लो लगा है 10.2 का, और ओपन हुआ था 12 के आसपास, जो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। तो इसमें क्या गौर करने वाली चीज़ है, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन से कोई भी प्राइस टच नहीं किया, ना ओपन ना हाई ना लो ना क्लोज। अब डोजी का फॉर्मेशन होता कैसे है, देखिए मान लेते हैं, जरूरी कब है और होता कैसे है, दोनों बातें समझ लेते हैं। एक अपसाइड मूवमेंट है, अपसाइड मूवमेंट कैसे होगा, पहले से बायर्स बाई करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे, बायर्स बाई करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। जब बायर्स बाई कर रहे होंगे मतलब बाजार में डिमांड चल रही होगी और एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो ही प्राइस ऊपर जा रहा है, बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं। तो सेलर्स का कोई सीन नहीं है सर, क्यों, सेलर्स क्या कर रहे होंगे, थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं, हाई ब्रेक कर दिए जाते हैं, हाई ब्रेक कर दिए जाते हैं, ठीक है, हर बार हाई ब्रेक कर दिए जाते हैं। इसी कंडीशन में अब सोचिए भाव लगातार ऊपर जा रहा है, यहां से मान लेते हैं 100 से चलने की शुरुआत की है और पहुंच गया 150। अब 150 तक बायर्स ने तो खूब पैसा कमाया, 100 से 150 तक हो गया है, सेलर्स नीरस बैठे हैं सर, नीरस समझते हैं, उनके काम का बाजार में कुछ नहीं। 100 से 150 भाव गया अपसाइड मूवमेंट के में, ठीक है, अपसाइड मूवमेंट था, ऊपर की तरफ भाव दौड़ रहा था। तो जो सेलर्स हैं, जो बिकवाल हैं, उनके कमाने लायक तो कुछ था नहीं, तो उनके लिए भाव नीरस रहा, वो कुछ भी नहीं कमा सकते थे, वो बाजार से दूर बैठे हैं, सिर्फ देख रहे हैं अपसाइड रैली को, पार्टिसिपेशन का टाइम ही नहीं मिल रहा है। एक समय सेलर्स को अगर ऐसा लगे, अब 100 से 150 तक भाव कैसे गया होगा, सोचिए जरा, 100 से 105 गया होगा, फिर रुका होगा, फिर 110 गया होगा, फिर थोड़ा सा रुका होगा,
कितने समय तक ज्वाइन करते हैं सर। फिर 110, 120, मतलब हर दिन अप साइड की मूवमेंट। तो हर दिन कुछ ना कुछ डिमांड जनरेट करते हुए प्राइस आगे बढ़ रहा है, प्राइस आगे बढ़ रहा है। एक दिन क्या हो, भाव दोबारा से जब 150 पहुंच चुका हो, यहां से यहां तक तो बायर्स का बोलबाला रहा है सर, 50 पॉइंट की रैली दे दिया है प्राइस। इस कंडीशन में बिल्कुल आसानी समझिए, मैं दोबारा से यहां पे बना देता हूं। देखिए मान लेते हैं ये 100 का भाव है और ये है 150, ठीक है। अब इस कंडीशन में दोबारा से 150 पे डिमांड जनरेट हो, ठीक है, दोबारा से 150 पे डिमांड जनरेट हो, तो डिमांड जनरेट होगी तो प्राइस दोबारा से 150 से और ऊपर जाने की कोशिश करेगा। खरीदारी हुई होगी तो ही ऐसा हुआ होगा, गैप अप हो प्राइस में या अपसाइड मूवमेंट की कोशिश करे, जैसे आज गैप अप हुआ। अब मान लेते हैं भाव खुलता है 152, 152। अब सेलर्स फिर नीरस हैं, क्या कह रहा हूं, सेलर्स फिर नीरस हैं। क्यों? उनको समझ आ गया कि 150 पे फिर से डिमांड जनरेट हुई है, प्राइस फिर ऊपर जा रहा है, सेलर्स को सेल करने का मौका नहीं मिल रहा है। इस कंडीशन में 152 की ओपनिंग के बाद क्या होना चाहिए? अगर गैप अप हुआ है तो प्राइस कंसोलिडेशन करे और शाम को 152 के ऊपर क्लोज करे। अगर अच्छे बायर्स हैं तो यही कंडीशन होगी। लेकिन इस दौर में क्या हो, ये भाव पहुंचा 100 से 150, 150 पहुंचने के बाद 152 पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद 153 तक गया, 53 से सेल किया गया, प्राइस नीचे तक लाया गया, 150 तक नहीं लाए, 151 तक लाए, 151 तक लाए, और क्लोजिंग टाइम पर 152 पे ओपन हुआ था, 152 पे ही क्लोज कर गया। क्या कह रहा हूं, 152 पे ही क्लोज कर गया। अब समझिए, इस पर्टिकुलर सेशन में बहुत चीजें गौर करने वाली आ गई हैं। क्या? प्राइस ने डिमांड के साथ ओपन किया, ओपन करने के बाद बायर्स ने खरीदारी की भी कोशिश की, प्राइस ऊपर चलकर भी गया शुरुआती पीरियड में, जो कि जाना भी चाहिए क्योंकि पहले से बायर्स डोमिनेट कर रहे थे, वो बाइंग कर रहे हैं, तो कोई नई बात नहीं है। नई बात क्या है, बायर्स को ऊपर के लेवल से बाई करने से रोका गया। क्या हुआ यहाँ पर, जब प्राइस ऊपर जा रहा होगा वहां से सेल करके प्राइस ने दोबारा 151 का लो लगाया, ठीक है, प्राइस ने क्या किया, 151 का लो लगाया होगा, और क्लोजिंग टाइम तक आते आते भी बायर्स क्या कर पाए, जबकि 150 पे एक्यूमुलेशन हुआ होगा तो ही प्राइस 152 पर ओपन हुआ है, डिमांड जनरेट की गई होगी, उसके बावजूद इंट्राडे हाई जो लगा है वो बायर्स ब्रेक नहीं कर पाए। इस तरह की कंडीशन में सेलर्स एक्टिव होते हैं, ट्रेड नहीं लेते हैं, एक्टिव होते हैं। हम लोग तो ट्रेड लेकर गए हैं सर। एक्टिव होते हैं कैसे? अब उनको लगता है कि मे बी ट्रेंड रिवर्सल। क्यों? बार बार बायर्स बाई करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ये पहला मौका है जब बायर्स ने बाई करने की कोशिश की है और सेलर्स ने रोक दिया है। ये डिसाइडेबल कैंडल नहीं है, मतलब इस कैंडल में कुछ नहीं कहा जा सकता कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे, लेकिन अब सेलर्स सतर्क बैठे हैं। किस लिए? हो सकता है कि अगले ट्रेडिंग सेशन में उनको बिकवाली का मौका मिल जाए। ये डोजी कैंडल अगर सेलर्स यहां पे शुरुआत की है, अब सोचिए 150 पे डिमांड जनरेट हुई होगी, 152 पे प्राइस ओपन हुआ, एक हाई लगाया, एक लो लगाया और 152 पे ही क्लोज कर गया। अगर कल के दिन सेलर्स आज का लो ब्रेक कर दें, इसका मतलब है कल जिस खरीदार को रोका गया है खरीदारी से, और जितनी सेल कर पाए थे, 151 तक प्राइस को गिरा पाए थे, इतना ही सेल कर पाए थे, और कल 151 को ब्रेक कर दें और नीचे आकर 150 के अंदर आ जाए, मतलब जिन बायर्स ने 150 के प्राइस पर डिमांड जनरेट की है उनको भी काटने की कोशिश कर रहा है सेलर। अब वो एक्टिव हो जाएंगे सभी लोग, जो भी मदोड़िए हैं बाजार में, जो सेल करने के लिए बैठे हैं। अब उनको लगेगा कि अब ये प्राइस रुक सकता है, क्योंकि पूरी रैली के बाद पहली बार इस तरह का कोई सिनेरियो देखने को मिल रहा है। इस कंडीशन में ये जो कैंडल है ना, ये डोजी फॉर्मेशन है। आप देख रहे हैं क्या हुआ है यहां पर, देखिए इस कैंडल में, आज की कैंडल को जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले तो कल की कैंडल को देखिए, यहां पे लिखा है OHLC, ठीक है, तो यहां पे देखिए ओपन हाई लो क्लोज, कल की कैंडल का हाई देख लीजिए तो आप समझ जाएंगे कि आज के प्राइस ने कल का हाई टच किया कि नहीं किया। हाई क्या है? 43,983, ठीक है, 43,983 हाई है। आज का लो क्या है बताइए? 43,987। कल के हाई को आज की कैंडल ने टच नहीं किया, ठीक है। प्राइस कल के हाई से ऊपर ट्रेड कर रहा था, इसके बावजूद ऊपर की तरफ जाने में असमर्थ रहा।
इस कंडीशन में अब यहाँ पे एक चीज और है, कल की कैंडल में बॉडी साइज दिखता है ना, कल की कैंडल में बॉडी साइज दिखता है, मतलब लोअर लेवल पे कहीं खरीदारी की गई होगी और उसी का नतीजा है कि ये डिमांड जनरेट हुई है। ये असल पैसा है। आज क्या हुआ है, आज छोटी सी बॉडी है, अपर विक है, लोअर विक है, यही डोजी है, डिसाइडेबल नहीं। अब ट्रेंड डिसाइड होगा इस कैंडल के बाद। अगर इस कैंडल के हाई ब्रेक होंगे तो मान लेंगे जिन सेलर्स ने सेल करने की कोशिश की है, बायर्स उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग है और वो आगे निकल गए हैं, जैसे पहले हम लोग देखते आए हैं। ये डोजी के फॉर्मेशन निकल गया, ये डोजी के फॉर्मेशन हाई ब्रेक हुए, प्राइस लौट के नहीं आता है जब भी हाई ब्रेक होते हैं। अगर लो ब्रेक हो गए तो यही ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, इसको रिटेस्ट करेगा और गिर जाएगा। कल का सेशन, जैसे कल के सेशन में हम लोगों ने डिस्कस की है ये बात कि अब जहां तक लगता है कि अब देखिए बहुत कुछ न्यूज़ पर भी निर्भर करेगा। अब देखते हैं फेड की मीटिंग में क्या क्या होता है। अगर 25 तक हाइक होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे ज़्यादा हो तो और बेहतर है, हम लोग तो शॉर्ट करके गए। उससे कम कुछ होता है तो प्रॉब्लम है। देखिए यहां पर ये डोजी फॉर्मेशन, बायर्स लगातार डोमिनेट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब ये डोजी फॉर्मेशन, इसके बाद हाई या लो जो भी इंट्राडे लेवल पे ब्रेक होंगे और डेली क्लोज होगा जिस तरफ, उधर दोबारा से ट्रेंड चला जाएगा। ठीक है, अगर लो ब्रेक होगा तो बहुत बेहतर है। हम लोग पहले से अब आज की ट्रेड्स को समझ लेते हैं। ठीक है, अब इंट्राडे में आते हैं। ये डोजी को समझ लिया है ना। डोजी कैसे बनता है सर, कि प्राइस 100 पे ओपन हो, खरीदार पहले खरीदारी की शुरुआत करें, 110 तक ले जाएं, तो क्या हुआ, अपर विक लग गया होगा यहां तक, फिर बिकवाली की शुरुआत हो, 90 तक ले आइए। 10 की खरीदारी की थी, सुबह सुबह आपने 10 की खरीदारी की है, 100 से 110 तक भाव को ले गए। 110 पे कोई सेलर आ गया जिसने बिकवाली की शुरुआत की, मेक ऑफ रखिए सर सभी लोग। ठीक है, 110 से बिकवाली की शुरुआत हुई और 20 रुपए की बिकवाली हो गई। सुबह 10 की खरीदारी हुई और फिर 20 रुपए की बिकवाली हो गई। क्लोजिंग टाइम तक आते आते 90 से फिर 10 रुपए की खरीदारी हुई और प्राइस ने लगभग 100 पे क्लोज कर दिया, तो 10 रुपए की खरीदारी फिर से हो गई। तो इंट्राडे में 20 रुपए की खरीदारी और 20 रुपए की बिकवाली, वो भी किसी का रिजेक्शन नहीं है, रिजेक्शन भी इक्वल है। देखिए यहां पे पहले 10 रुपए की खरीदारी, फिर 10 रुपए की बिकवाली, फिर बाद में 10 रुपए की बिकवाली और फिर 10 रुपए की खरीदारी, तो रिजेक्शन भी इक्वल है। ये प्राइस ऐसा नहीं है। देखिए डोजी और हैमर में डिफरेंस क्या है, यहां पे जितना खरीदार ने खरीदा उतना पहले सेलर ने बेचा, फिर और बेचा तो खरीदार ने वो बेच दिया, तो रिजेक्शन भी इक्वल रहे। पहले 10 रुपए की खरीदारी, रिजेक्शन आया सेलर से, 10 रुपए की बिकवाली। फिर क्या हुआ, सेलर ने और सेल किया, फिर रिजेक्शन आया बायर से, 10 रुपए की खरीदारी। अब हैमर में क्या होता है, बिल्कुल अपोजिट है। देखिए यहां भी 20 पॉइंट की बाइंग है और 20 पॉइंट की सेलिंग है। हैमर का फॉर्मेशन बिल्कुल अलग है। कैसा है कि मॉर्निंग ओपन हुआ है और मानते हैं 100 पर ओपन हुआ, 100 पर ओपन होने के बाद प्राइस गिरावट करता है और आता है 80 तक, तो 20 रुपए की क्या हुई, बिकवाली। 80 के बाद प्राइस रिवर्स करता है और 100 पे ही क्लोज कर देता है। अब यहां भी 20 रुपए की खरीदारी, आप कहेंगे खरीदारी बिकवाली, यहां भी अगर आप नेट बाइंग देखें या नेट सेलिंग देखें तो डोजी में भी जीरो दिखता है, यहां कभी भी जीरो होता नहीं है, ना तो हैमर में ना तो डोजी में। ये एक आइडियल कंडीशन है। ठीक है, मान कर चलते हैं, समझने के लिए ऐसा मानते हैं, थोड़ा बहुत रहता है। ठीक है, बस आपको ध्यान कितना रखना है कि डोजी या हैमर के फॉर्मेशन में बॉडी साइज लगभग ना के बराबर हो, जितना कम हो उतना बेहतर है, जितना कम हो उतना बेहतर है। जैसे ये देखिए यहां पे एक डोजी आपको दिखता है, ये डोजी फॉर्मेशन है। देखिए इसके हाई ब्रेक हुए हैं, ये कैंडल भी सेम इसी तरह प्लॉट किया गया है। देखिए प्राइस ने क्या किया है, कंसोलिडेशन। अब यहां पे जो ब्रेकआउट हुए, ये तो हम लोगों ने यहां पे प्रॉफिट्स बुक किए थे, जो उस समय बैच में रहे होंगे वो लोग समझेंगे। ये कंसोलिडेशन के बाद इस हाई के ऊपर डोजी फॉर्मेशन, फिर इसके हाई ब्रेक हुए। देखिए प्राइस ने रिटेस्ट किया और निकल गया। इसके बाद हाई या लो ब्रेक होने पे ट्रेंड डिसाइड होगा। क्यों ऐसा कह रहा हूं बताइए, आपने डोजी फॉर्मेशन में देखा क्या, 20 की खरीदारी 20 की बिकवाली। क्या किसी को आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग कह सकते हैं, नहीं कह सकते। दूसरा कारण, हैमर में आप बायर को स्ट्रांग कह सकते हैं। क्यों, शुरुआत हुई थी दिन की कैसे, 100 से 80 तक भाव आया, मतलब ओपन में क्या हुई होगी, प्राइस ओपन होने के बाद बिकवाली, सेलिंग। लेकिन क्लोजिंग टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे जरूरी क्या है, क्लोजिंग टाइम पर जितना सेलर ने दिन भर में बेचा उतना बायर खरीद के चला गया और 20 रुपए की खरीदारी कर दी। अब बात समझ रहे हैं, तो यहां पे रिजेक्शन है, हैमर में रिजेक्शन दिखता है,
हालांकि नेट बाइंग और नेट सेलिंग यहां भी जीरो है, 20 की खरीदारी 20 की बिकवाली, यहां पे दोनों का इक्वल रिजेक्शन है और नेट बाइंग और नेट सेलिंग जीरो है। यहां पे आप हैमर में डिसाइड कर सकते हैं कि फर्दर ट्रेंड अपसाइड होगा तो जरूर ट्रेड करेंगे, और अगर इसके लो ब्रेक होंगे तो फिर इसके परिणाम भी बहुत अच्छे होंगे डाउनसाइड। डोजी में क्या है, डोजी के हाई लो दोनों बराबर इंपॉर्टेंस रखते हैं, किसी भी टाइम फ्रेम पे प्लॉट किया गया हो, फॉर्मेशन हो, दोनों बराबर इंपॉर्टेंस रखते हैं। कल के ट्रेडिंग सेशन में जितना जरूरी लो है उतना ही महत्वपूर्ण हाई भी है, जो ब्रेक करेगा वो बेहतर है। ठीक है, लगभग डोजी और हैमर में आप लोग डिफरेंस समझ गए। अब देखिए इंट्राडे के प्राइस पे आते हैं, 5 मिनट Can you repeat once again in a short? क्या कह रहे हैं विवेक जी? मैं कह रहा हूँ एक बार दोबारा ब्रीफ कर दोगे थोड़ा सा? ठीक है, बाद में ज्वाइन किया है कैसे? हाँ जी, लेट। चलिए देखिए डोजी का फॉर्मेशन कैसे होता है सर, कि प्राइस ओपन और क्लोज में डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओपन और क्लोज में डिफरेंस कब नहीं होगा? बॉडी साइज रिप्रेजेंट करता है नेट बाइंग और नेट सेलिंग को। अपर विक, ऊपर का विक, किसी भी कैंडल में अपर विक है, वो क्या है? ऊपर के प्राइस जाने के बाद, पहले प्राइस ऊपर गया होगा, वहां से किसी ने रिजेक्शन दिया है, तो अपर विक प्रेजेंट करता है ऊपर से सेलर के द्वारा बायर का रिजेक्शन। सेलर जितना बायर काटेगा वो अपर विक में शो करेगा। ठीक है, लोअर विक, लोअर विक रिप्रेजेंट करता है जितना सेलर ने सेल किया, बायर का रिजेक्शन सेलर को। तो जितना सेलर ने ओपन से सेल किया होगा नीचे, वो सेल रिजेक्ट कौन करेगा? बायर। ठीक है, अब डोजी के फॉर्मेशन में ओपन और क्लोज, नेट बाइंग और नेट सेलिंग ना के बराबर दिखना चाहिए। क्या कह रहा हूं? नेट बाइंग और नेट सेलिंग ना के बराबर दिखना चाहिए, बहुत छोटा बॉडी साइज हो, और अपर और लोअर विक लगभग इक्वल बॉडी साइज, इक्वल साइज का होना चाहिए, कि ऊपर 10 पॉइंट का है नीचे भी 10 पॉइंट का होना चाहिए। ऊपर 100 पॉइंट का है तो नीचे भी। अब ये एक्यूरेट मत मानिएगा कि 100 का ऊपर है तो 100 ही नीचे होना चाहिए। ऊपर 100 है नीचे 95 भी चलेगा, नीचे 100 है ऊपर 105 भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। देखिए किसी भी कैंडल का फॉर्मेशन परफेक्ट नहीं होता है बाजार में। ठीक है, अब समझिए। ठीक है विवेक जी, क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, थोड़ा मैं एक और डेली टाइम फ्रेम पे आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि पहले जो डोजी का मैंने फॉर्मेशन दिखाया ना, वो फॉर्मेशन और अभी के फॉर्मेशन में डिफरेंस क्या है। देखिए डोजी के फॉर्मेशन बार बार होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि अभी हो रहा है इससे पहले नहीं हुआ है। मैंने आपको बताया ये फॉर्मेशन है। अच्छा, अभी के फॉर्मेशन में कल मैंने आपसे कहा कि बैंक निफ्टी टायर्ड दिखता है, थका हुआ दिखता है प्राइस। ठीक है, कल ही आपसे कहा। उस कंडीशन में आज डोजी का फॉर्मेशन हुआ। अगर कल के दिन, देखिए मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन नहीं हूं, प्राइस मैं भी देख रहा हूं, प्राइस आप भी देख रहे हैं, मुझसे भी गलतियां होंगी और हमेशा होती रही हैं और होती रहेंगी। ठीक है, हाँ अब ये है कि कुछ चीज़ें ज़्यादा बेहतर सही हो जाती हैं, बस इतना ही है मात्र। आप अभी प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपका भी होने लगेगा। लेकिन समझने वाली बात क्या है, देखिए जब ये ब्रेकआउट हो रहे थे तब ये डोजी का फॉर्मेशन हुआ, तो हम लोग यहाँ पे ज़रूर अच्छा खासा मुनाफा लेकर गए होंगे, जो भी उस समय इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे होंगे। जब ये डोजी फॉर्मेशन हुआ तब हम लोग हाई ब्रेक होने का वेट कर रहे थे। अगर मैं अपने माइंडसेट से कहूं, आज के डोजी फॉर्मेशन में मैं लो ब्रेक होने का वेट कर रहा हूं। ठीक है, अब देखिए डोजी ही है, यहां भी फॉर्मेशन वही है, प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर ही हुआ है, यहां भी प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर ही हुआ है, पैटर्न सेम है। यहां पे मैं हाई ब्रेक होने को देख रहा था, यहां पे लो ब्रेक होने को देख रहा हूं। अगर लो ब्रेक होंगे तो अच्छा हम लोग बड़ी क्वांटिटी ट्रेड कर पाएंगे, हाई ब्रेक होंगे ट्रेड तो भी करेंगे, ऐसा नहीं है ट्रेड नहीं करेंगे, फिर थोड़ा लो क्वांटिटी से कर सकते हैं। ठीक है, अब समझिए ये है रिजेक्शन जोन, ध्यान से समझिएगा। प्राइस ने गिरावट की है, कंसोलिडेशन आया है, किसको ब्रेक करने आया है? सेलर। यहां से सेलर ने कितना सेल किया था बताइए? ये है 41,600 का भाव और ये है 37,600 का भाव। 4,000 पॉइंट का जो सेलर सेल करके जा रहा है, आप लौट के वहीं पहुंच रहे हैं, तो आपकी पहली प्रायोरिटी का क्या होगी कि कम से कम सेलर की सेलिंग से बच पाए। क्या होगी कि जिस सेलर ने पिछली बार 4,000 पॉइंट का सेल किया, दोबारा भाव पहुंचने पे 1,500-1,600 पॉइंट तो आसानी से सेल कर सकता है।
तो डायरेक्ट अगर बायर अच्छा होगा वो क्या करेगा, वो इसको ब्रेक करने के लिए डायरेक्ट कोशिश नहीं करेगा, वो क्या करेगा, प्राइस को सिर्फ काटने की कोशिश करेगा। क्या, जितनी भी यहां सेलिंग ऑर्डर्स हैं उनको खरीदारी में तब्दील करने की कोशिश करेगा। कैसे हो सकता है ये, कि वहां पे नीचे भाव खड़ा हो जाए, जैसे ये जो हाई है इनके नीचे ही भाव खड़ा रहे और बस गिरने से बचे। गिरने से कैसे बचेगा, जितनी सेलिंग की जा रही हो उतना खरीदने की कोशिश करें, जितनी सेलिंग की जा रही। ये पैटर्न आप एफआईआई और डीआई के डेटा में बहुत क्लियर देख सकते हैं आज के समय में। अगर आप प्रीवियस 4 महीने 5 महीने, मैं तो कहता हूं जनवरी से लेके अभी तक का डेटा उठाइए, डेली का एफआईआई डीआई का नेट बाई और नेट सेल देखिए, आप एक चीज बहुत अच्छे से गौर कर पाएंगे। बताऊं क्या, जिस दिन भी जो भी ट्रेडिंग सेशन रहता है, अगर एफआईआई सेल करके जाता है ना, तो बहुत ज्यादा आप देखेंगे उस कंडीशन में लगभग 90 ट्रेडिंग सेशन, 100 में से 90 ट्रेडिंग सेशन ऐसे होंगे कि उस दिन जरूर डीआईआई बाई करके जाएगा। कंफर्मेशन है। क्यों, वो मात्र जितना भी वहां से सेलिंग आ रहा है उसको काटने की कोशिश करते हैं, सिर्फ उतना ही। अगर किसी भी दिन एफआईआई का डेटा पॉजिटिव है तो डीआईआई बहुत खरीदारी नहीं करेगा बाजार में। आप देखिएगा, आपको क्लियर कट देखेगा ये डेटा। यही कंडीशन यहां पे है। देखिए, प्राइस हाई के पास आया है, अब वो सेलिंग से बचना चाहता है। मिक ऑफ रखिए सर सभी लोग, मैं लास्ट में टाइम देता हूं क्वेश्चंस के लिए, ठीक है? सभी लोग आसानी से कर लेते हैं, पूछता भी हूं 3-4 बार। देखिए, अब प्राइस कैसे बच सकता है बताइए। अगर पिछली बार यहां से गिरावट आई 4000 पॉइंट की, कैसे आई होगी कि सेलर ने इतना सेल किया कि जितना बायर्स मिले नहीं प्राइस को, तो प्राइस क्या गया, नीचे की तरफ दौड़ के बायर्स को ढूंढने के लिए गया और सेलिंग इतनी ज्यादा थी कि प्राइस बहुत तेजी से गिरावट किया। अगर अब इसी सेलर को बायर को काटना है तो क्या करना होगा, दोबारा प्राइस पहुंचेगा, सेलर का धर्म है दोबारा सेल करेगा, रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस की तरह ही वर्क करेगा। अगर बायर स्मार्ट है तो उसको ब्रेक करने की जगह सोचेगा कि जितना भी इंट्राडे में सेलर सेल करे मैं बस उसको खरीद के चला जाऊं, यही उसकी जीत है। अगर ये उसकी जीत है तो प्राइस दिखेगा कैसा उस कंडीशन में बताइए। प्राइस रेजिस्टेंस के पास पहुंचने के बाद गिरावट नहीं करेगा। क्या कह रहा हूं, रेजिस्टेंस के पास पहुंचने के बाद प्राइस गिरावट नहीं करेगा। गिरावट नहीं करेगा तो क्या करेगा, रुक जाएगा, उसी प्राइस के नीचे रुका रहेगा। भले रेड कैंडल्स के फॉर्मेशन है, एक बात को गौर कीजिए, प्राइस में गिरावट हुई है क्या, नहीं, प्राइस ठहर गया है। कैसे ठहरा होगा, सेलर तो जरूर सेल कर रहा होगा, हम लोग रेजिस्टेंस के पास बैठे हैं, उसके बावजूद प्राइस को कितने ट्रेडिंग सेशन देखिए यहां पे, 1 2 3 4 5 6 7 और उसके बाद ये 3 ट्रेडिंग सेशन और 10 ट्रेडिंग सेशन, मतलब 2 हफ्ते तक प्राइस को रोके रहा। कौन, बायर। ये बायर की खरीदारी से मुमकिन हो पाया है, बाकी नहीं हो सकता था। जब 10 दिन प्राइस को रोककर प्रीवियस इस पूरे जोन के ऊपर एक डोजी फॉर्मेशन आता है तो सेलर्स तो पहले से सेल कर रहे होंगे। ये डोजी फॉर्मेशन कराने में सफलता किसकी मानी जाए, बायर्स की, कि वो कम से कम अभी तक जितने ट्रेडिंग सेशन निकले हैं उसके ऊपर एक हाई के ऊपर कम से कम डोजी फॉर्मेशन किया। अब कंफर्मेशन कैसे आएगा, इस डोजी के हाई भी ब्रेक होते हैं। अब देखिए प्राइस ने ये लो अभी तक टच नहीं किया, ठीक है? ये वो समय है जब मैं आपसे कह रहा था कि 41,900 का भाव अब ब्रेक नहीं होगा। 41,900 बहुत बड़ा लेवल था कि 41,900 का प्राइस अब ब्रेक नहीं होगा, तब से वो ब्रेक नहीं हुआ है और प्राइस अपसाइड रैली में है। वो प्राइस है, देखिए डोजी का फॉर्मेशन तो हुआ, लेकिन उससे जरूरी क्या था, प्रीवियस प्राइस एक्शन को देखकर ट्रेड करना। मैंने क्या कहा, प्रीवियस प्राइस एक्शन को देखा है। अब यहां पे बताइए, यहां सेलर ने पहली सेलिंग की शुरुआत की यहां पर, ठीक है, प्राइस नीचे आया, कंसोलिडेशन, यहां पे ये निकल गया, रिजेक्शन भी लिया, अब फिर डोजी फॉर्मेशन। या तो अगर इसी सेलर में ये लोअर लेवल पे अच्छी खरीदारी है, नो डाउट है, ये बिल्कुल अच्छी खरीदारी है, लेकिन प्राइस यहां पे अच्छे से सस्टेन करेगा ये तभी क्लियर होगा कि आज के जब डोजी के हाई ब्रेक होंगे। अगर लो ब्रेक हो गए तो मतलब ये जो सेलर्स सेल करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये अपनी पोजीशन वापस लेने में सफल हो जाएंगे सर। और अगर ये सफल हो गए तो मान लेता हूं कुछ नहीं तो ये रेजिस्टेंस मिनिमम है। वॉइस ब्रेक कर रहा है सर, और किसी को कर रहा है? जी सर, पता नहीं, ये 1-2 दिन से प्रॉब्लम आ रहा है। 1 सेकेंड रुकिए, ठीक है?
Connected. Connected. अब ठीक है वॉइस, अभी ब्रेक कर रहा है सर, अब क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं इंट्राडे में। हम लोगों ने डोजी के फॉर्मेशन को समझ लिया, अब आज की ट्रेडिंग को और थोड़ा जो भी ट्रेड्स रहे उनको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए ये है बैंक निफ्टी का प्राइस, ठीक है। इंट्राडे मॉर्निंग में प्राइस ओपन हुआ, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, कल की जो पोजीशन थी उसके प्रॉफिट्स बुक किए। अब पहली चीज, हम लोग मॉर्निंग में ही सबसे पहले शुरुआत की है प्रॉफिट से, मतलब हम लोग प्रॉफिटेबल हो चुके हैं दिन की शुरुआत में ही। अगर दिन की शुरुआत में प्रॉफिटेबल हो गए हैं तो हम लोगों की प्रायोरिटी क्या रहनी चाहिए, जो पैसा आ गया है अब उसको हम लोग रेड करके नहीं जाएंगे। अगर ग्रीन में है तो रेड करके अपना डीमेट कभी क्लोज नहीं करना है, ठीक है। तो अब जो पैसा आ गया है लगभग देखिए जो भी प्रीमियम सेल रहा होगा आपका 50 से लेके 35 के बीच में लोगों ने प्रॉफिट्स बुक की हैं। 50 से लेके 35 का एक जोन है, उसके बीच में सभी लोगों ने प्रॉफिट बुक की। तो लगभग मान लेते हैं एवरेज 82 के आसपास सेल रहा है, 80 82 इसी तरह से आप लोगों ने सेलिंग किया है, किसी का 84 82 80। तो मिनिमम अगर मानूं तो 30 पॉइंट्स तो लगभग बुक किए गए। अगर 30 पॉइंट बुक किए हैं, अब समझिएगा आज का दिन कौन सा है, 30 पॉइंट आपने मॉर्निंग सेशन में बुक कर लिया सुबह प्राइस ओपन होते ही। आज दिन कौन सा है, बुधवार, ठीक है। कल एक्सपायरी से एक दिन पहले का दिन है। अगर ये प्राइस गैप अप किया है, आप प्रीमियम्स को आप लोगों ने देखा, मैंने सबसे पहले ओपन होते ही, बहुत कम समय होते हैं जब मैं अब तो कराता भी हूं कभी कभी, नहीं तो जब मुझे प्राइस बेहतर नहीं दिखता है मॉर्निंग में प्राइस ओपन होते ही कोई ट्रेड जल्दी लेने की कोशिश नहीं करता हूं। उस कंडीशन में मैंने एक ट्रेड लिया, क्या रहा वो, 44,500 का प्रीमियम, 44,500 का कॉल ऑप्शन से। कल से मैंने कहा था कि मैं प्राइस को कहीं ना कहीं अब शॉर्ट करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। देखिए अब यहाँ पे माइंड को समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। मैं अपनी सोच को कभी चार्ट्स पर हावी नहीं होने देता हूँ। जैसे कल मैं यहाँ पे शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्राइस ने क्या किया, एक कैंडल में प्रीवियस सभी हाई ब्रेक करके क्लोज कर दिया ना। अब समय आया था क्लोजिंग के टाइम का, तो मैंने अपनी सोच को, मैं सोच रहा था कि डाउन साइड मूव होना चाहिए, लेकिन प्राइस ने मुझसे कहा कि मैं अपसाइड हूं सर। जब प्राइस कह रहा है तो मैं कौन होता हूं कि प्राइस को अपोजिट लेकर जाऊं। मैं ट्रेंड की साइड गया, अपनी सोच को पीछे रखा, ट्रेंड की साइड गया। मेरी सोच के हिसाब से जब भी मुझे प्राइस दिखेगा तो जरूर ट्रेड करूंगा, अगर नहीं दिख रहा है तो प्राइस के अकॉर्डिंग ट्रेड करूंगा, ठीक है। आज मुझे मॉर्निंग में फिर समझ आया कि डे हाई के आसपास प्राइस का रुकना लगभग तय लगता है, और 44,500 में अच्छे खासे प्रीमियम थे, 30-32 के आसपास प्रीमियम थे। अब सोचिए 30-32 के आसपास ये अच्छा खासा प्रीमियम था और 30 पॉइंट आपने बुक लिए। मैंने इस 30 में से मात्र 5 पॉइंट का एसएल दिया, सिर्फ 5 पॉइंट, कि 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिए और ट्रेड कीजिए, सिर्फ 5 पॉइंट। आपने गौर किया 32.50 से गिरने के बाद कभी भी भाव लौट कर 32.50 तक भी नहीं आया, जबकि प्राइस ने डे हाई ब्रेक किए। डे हाई ब्रेक करने के बाद प्राइस नीचे भी आया। देखिए प्राइस रिवर्सल में था, हम लोगों के अपोजिट डायरेक्शन में था। अगर आज का ही दिन फ्राइडे होता तो हो सकता है कि हम लोग लगभग स्टॉप लॉस तक पहुंचते, कोई भी प्रीमियम सेल किया होता, लेकिन आज का दिन कौन सा था, बुधवार। ये है ऑप्शन सेलिंग का एक बहुत बेहतरीन बेनिफिट। आज मैंने प्ले किया है किसको, प्रीमियम को प्ले किया है। आज मैंने प्राइस को कम प्ले किया है, प्रीमियम को। कैसे, देखिए जैसे ही गैप अप हुआ ना तो आउट द मनी सी साइड के प्रीमियम बहुत तेजी से हाई हो गए, अचानक से बहुत ऊपर ओपन हुए। मैंने उसी का बेनिफिट उठाया मात्र। मुझे पता है कि 37 मात्र दिखाने भर का हाई है, जो रियल हाई लगा होगा वो 32.50 है। अगर इसको इंट्राडे में ब्रेक करेगा तो प्राइस निकल जाएगा, तो आपका जो ट्रेलिंग एसएल है वो भी 32.50 के आसपास रहा। इसका क्लोजिंग क्या होगा, मुझे लगता है 16 17 18 इस तरह से, कोई लो भी होगा, क्लोजिंग भी इसी तरह से होगा। मैंने देखा नहीं, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड कहाँ मैंने किया, एक ट्रेड और होगा आप लोगों के पास, वो यहाँ पे होगा। वो कहाँ पर है, निफ्टी में है, और 18,800। वो भी देखिए जब सामने पैसा परोस कर रखा गया हो उसको छोड़ना एक बेवकूफ़ी है। 18,800 में लगभग 13 रुपए के आसपास प्रीमियम चल रहा था। अब अगर
कल के दिन कॉस्ट पर भी ओपन करेगा तो ये तेरा का प्रीमियम 10.8 ओपन ही करेगा, और कॉस्ट पे ओपन होने के बाद 18,800 कितनी दूर दिखता है बताइए? डे हाई ब्रेक करने होंगे प्राइस को। अगर धीरे धीरे भी जाता है, डे हाई भी ब्रेक कर देता है, तो भी ये तेरा का जीरो ही होगा। तो जब नियर बाई एक्सपायरी है तो हम लोग प्रीमियम प्ले कर रहे हैं, वो भी कैसे? ट्रेंड के अकॉर्डिंग, जैसा ट्रेंड दिख रहा है वैसे कर रहे हैं। यहाँ पे प्रीवियस लो ब्रेक हो रहे थे, प्राइस प्रीवियस लो के अंदर आ रहा था। यहाँ पे मैं आपको बहुत बड़ी क्वांटिटी, देखिए आज के दिन मैं 44,300 44,200 को भी सेल कर सकता था, लेकिन मैंने वो रिस्क लिया नहीं, फेड की वजह से, नहीं तो ले सकता था। अगर मैं ले लेता बड़ा आसान होता, और एक कंडीशन में ले भी लेता। कब? कौन सी कंडीशन होती? अगर आज का ही प्राइस प्रीवियस डे हाई के अंदर क्लोज करता, ये जो यहाँ पे आ रहा था प्राइस, अगर ये प्रीवियस डे हाई के अंदर क्लोज करता, मैं जरूर 44,300 और 200 इतना रिस्क लेके जरूर जाता, कंफर्म था। मात्र एक चीज ने मुझे रोका, क्या? प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज किया प्राइस। अगर इतना ही और मेरे फेवर में होता, मैं जरूर, देखिए इसका मतलब क्या होता है, देखिए समझ लीजिए, प्रीवियस डे हाई जरूरी क्यों है, मैंने आपको डोजी में भी बताया है, अभी यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए हम लोग इंट्राडे ट्रेडर हैं, इंट्राडे में बैठे हुए हैं प्राइस को कैच करने के लिए। अब सोचिए, किसी बायर ने यहाँ पे पहले गैप अप कराया, गैप अप कराने के बाद प्राइस में एक हाई बनाया, कंसोलिडेशन के बाद प्राइस लगभग डे हाई के पास क्लोज कर रहा था कल के दिन। एक लास्ट का कैंडल छोड़ दें, ये एडजस्टमेंट भी 43,946-47 के पास का था कल क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। ये डे हाई के पास क्लोज कर रहा है प्राइस, ठीक है। मतलब कल के खरीदार ने बायर्स को खूब अच्छे से हैंडल, कल के खरीदार ने सेलर्स को खूब अच्छे से हैंडल किया। उन्होंने जितनी भी बिकवाली की कोशिश की, सभी को नकार दिया गया, सभी को खरीद लिया गया, ठीक है। जब सारी बिकवाली को खरीदा गया है तो बायर यहां पे स्ट्रांग दिखता है, और सेलर ने सेलिंग की कोशिश तो की थी, दिन में की थी ना। बायर्स ने जो अपना हाई लगाया वो क्या है? बायर्स ने जो बाइंग की उसी की वजह से कोई प्राइस ने हाई लगाया होगा। अगर अब लौट कर आज के ट्रेडिंग सेशन में भी गैप अप किया है, प्राइस ने हाई भी लगाया है, इसके बावजूद अगर सेलर इतने स्ट्रांग है कि कल जहां से उन्होंने सेलिंग की शुरुआत की उसी के अंदर प्राइस ले आए, मतलब प्रीवियस डे हाई के अंदर, तो सेलर को कहीं ज्यादा स्ट्रांग माना जाएगा आज के नजरिए में, जब आप बायर्स और सेलर्स को कंपेयर करेंगे उस कंडीशन में। क्यों? सेलर्स ने कल जहां से वो सेल कर रहे थे अपनी पोजीशंस वापस ले ली हैं और प्राइस को प्रीवियस डे हाई के अंदर ले आए। ये बहुत बड़ी जीत है सेलर की। प्राइस ने गैप अप किया है, प्राइस पूरे दिन अपसाइड कंसोलिडेशन किया है और क्लोजिंग टाइम पर प्रीवियस डे हाई के अंदर क्लोज करे। फिर आज का डे हाई ब्रेक होना लगभग 70%, अगर थोड़ा न्यूज़ बेस्ड बाजार छोड़ दें, और जब जब न्यूज़ बाजार में नहीं होगी और इस तरह का सेटअप दिखे कि प्रीवियस डे हाई के अंदर आके प्राइस क्लोज कर दे, तो समझ लीजिएगा कि अब ये जो डे हाई है वो ब्रेक होना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में बहुत मुश्किल हो जाता है। कल के दिन अगर प्राइस इस ट्रेडिंग सेशन में कहीं भी यहाँ क्लोज करे, तो समझ लीजिएगा अब यही हाई है, जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होंगे प्राइस डाउन साइड आता रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं वॉल्यूम पे। ज़्यादा कुछ समझने को है नहीं, तो जितना सीख सकते हैं उतना बेहतर सीखने की कोशिश करते हैं। चलिए अब वॉल्यूम में देखिए, वॉल्यूम का बनना होता कैसा है। अगर आप इंडेक्स देखिए, इंडेक्स में जब भी आपको वॉल्यूम देखना होगा, जैसे यहाँ पे वॉल्यूम लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई वॉल्यूम दिख रहा है क्या? क्यों? इंडेक्स के प्राइस में नहीं दिखेगा। अगर आप बैंक निफ्टी का फ्यूचर लगाएंगे तो वहाँ पे आपको वॉल्यूम दिखेंगे। निफ्टी में वॉल्यूम देखना है तो निफ्टी के फ्यूचर में लगाइए, वहाँ पे आपको वॉल्यूम दिखेगा। इंडेक्स प्राइस में वॉल्यूम्स नहीं दिखेंगे। कंडीशन देखिए, मैं क्या कहता हूं, वॉल्यूम्स आते कैसे हैं? पहली बात तो ये, ठीक है। वॉल्यूम्स आते कैसे हैं? वॉल्यूम है क्या? खरीदारी और बिकवाली है, ठीक है। जब तक आप प्राइस को वॉल्यूम से नहीं जोड़ेंगे तब तक आप वॉल्यूम को बेहतर समझ नहीं पाएंगे। एक कंडीशन ये है पहली। दूसरी बात, अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया कि किसी भी कैंडल का फॉर्मेशन किससे होता है, कि 20 डोजी का फॉर्मेशन हो रहा था। कैसे हो रहा था बताइए? डोजी का फॉर्मेशन हो रहा था 20 रुपए की खरीदारी और 20 की बिकवाली, नेट बाई सेल 0 है। अगर यहीं पे मैं पूछूं, ये डोजी का फॉर्मेशन रहा और मैंने कहा ये 20 रुपए की खरीदारी और 20 रुपए की बिकवाली, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं वॉल्यूम बताइए, तो आप कहेंगे 20 रुपए की खरीदारी 20 की बिकवाली, अब दोनों को ऐड करेंगे, कहेंगे 40 पॉइंट्स का वॉल्यूम रहा है। बिल्कुल आसान है वॉल्यूम। जितने पैसे की खरीदारी और बिकवाली होगी उतना ही वॉल्यूम है, ठीक है।
अब वॉल्यूम का कंपैरिजन समझते हैं, चलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा बातों को। अब मान लेते हैं एक दिन डोजी फॉर्मेशन हुआ। अब डोजी के फॉर्मेशन से मेरा मतलब है इस तरह की कैंडल के फॉर्मेशन। ये देख रहे हैं कैंडल्स, छोटे छोटे कैंडल है, कोई डिसाइडेबल कैंडल है क्या? अगर एक ये कैंडल छोड़ दीजिए तो यहीं से ये रिजेक्शन हुआ प्राइस, बाकी कैंडल छोटे छोटे हैं कि नहीं है, तो ये डिसाइडेबल कैंडल नहीं है। यही डोजी फॉर्मेशन है मेरे लिए, जहां पर बॉडी साइज छोटा है और विक साइज भी ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है, वो सारे डोजी कैंडल्स। ठीक है, अब समझिएगा, एक दिन डोजी फॉर्मेशन हुआ, फिर इसी के आसपास नेक्स्ट डे फिर डोजी फॉर्मेशन है। फिर मैं कहूं कि आज के दिन क्या हुआ, 15 रुपए की खरीदारी और 18 रुपए की बिकवाली। और मैं आपसे कहूं नेट वॉल्यूम बताइए, आप 15-18 जोड़कर तुरंत मुझे बता देंगे सर कि 33 पॉइंट्स का आज वॉल्यूम है। इसी तरह मैं आपको कंडीशन देता जाऊं कि अगले दिन कुछ छोटी सी कैंडल का फॉर्मेशन है, नेक्स्ट डे फिर छोटी सी कैंडल का फॉर्मेशन है, नेक्स्ट डे फिर छोटी सी कैंडल का फॉर्मेशन है। अब आपने देखा क्या है, पहले 40, 33, इसी तरह जब तक ये छोटी कैंडल्स के फॉर्मेशन होते रहेंगे, प्राइस में वॉल्यूम लगभग इस 40 के आसपास बना रहेगा। अगर शुरुआत 40 से हुई है तो, कि जैसे अब 50 किसी दिन हो गया, किसी दिन फिर से रह जाए 35, ठीक है, किसी दिन 45, इस तरह से। अब अचानक से हो क्या, जितने भी ये डोजी फॉर्मेशन हो रहे थे ये किसी ना किसी जोन में हो रहे होंगे। क्या कह रहा हूँ, जैसे ये आपने देखा ना कि 40 की एक दिन नेट वॉल्यूम है, एक दिन 45 का है, एक दिन 50, फिर 40 का मान लेते हैं, फिर 35 का है, इस तरह से। और डोजी के फॉर्मेशन छोटी छोटी सी कैंडल्स के इस तरह से फॉर्मेशन चल रहे होंगे। ठीक है, इस तरह से। तो आप क्या कीजिए, इस पूरे जोन को मार्क कर लीजिए जहां भी छोटी छोटी कैंडल्स के फॉर्मेशन चल रहे हैं। और वॉल्यूम्स आप देख रहे हैं क्या, वॉल्यूम्स लगभग इक्वल हैं। यही वो कंडीशन है। देखिए टेक्निकल में वॉल्यूम्स को मैं ज़्यादा क्यों नहीं प्रेफर करता हूं, जब मैं आपको वो कंडीशन बताता हूं ना कंसोलिडेशन, वहां पर वॉल्यूम उसमें खुद ब खुद निहित है, कुछ अलग से देखने की जरूरत नहीं होगी। वॉल्यूम्स को किसी और नज़रिए से देखा जाएगा। जब तक आप बेसिक्स नहीं समझ लेंगे जो मैं समझा रहा हूँ ये, फिर आप आगे उन चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। देखिए मैंने क्या कहा, ये एक जोन हो जाएगा जहां पे कई सारे कैंडल्स के फॉर्मेशन हो चुके होंगे और वॉल्यूम्स लगभग इक्वल दिख रहे होंगे। ठीक है, इक्वल दिख रहे होंगे। अचानक से एक दिन आपको वॉल्यूम दिखे 120। अब आप कहेंगे ये कुछ अनयूजुअल है, जैसा होता आया है वैसा नहीं है। क्या कह रहा हूं, जैसा होता आया है वैसा नहीं है। सिर्फ वॉल्यूम के देखिए, अभी कैंडल की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने क्या कहा, सिर्फ वॉल्यूम को देखिए, कैंडल की बात नहीं कर रहा हूं। आपके एक चीज तो माइंड में आ गई कि 120 पॉइंट्स मतलब लगभग अगर एवरेज निकाल लिया जाए तो इन सारे एवरेज वॉल्यूम्स का देखेंगे तो आप कहेंगे कि लगभग 40 एवरेज आ रहा है, जितने भी मैं यहाँ पे ट्रेडिंग सेशन देख रहा हूँ। 40 एक दिन, 45, फिर 40, 35, 50, 30, इस तरह से थे। अचानक से 120 हो गया है। लगभग 3 दिन में जितना वॉल्यूम आता था वो एक दिन में आया है। अब आप समझिए, इस पर्टिकुलर प्राइस में इंस्टीट्यूशंस इंटरेस्ट ले रहे हैं। वो कोई भी स्टॉक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब आपने ये वॉल्यूम देखा है 120, अब आपको वॉल्यूम को देखकर मात्र डिसाइड नहीं कर लेना है कि होगा क्या। क्या कह रहा हूं, मात्र वॉल्यूम को देखकर डिसाइड नहीं कर लेना है होगा क्या। अब वॉल्यूम को देखने के बाद आपको जाना होगा कैंडल की तरफ। क्यों कह रहा हूं ऐसा, अब 120 का वॉल्यूम है, ये किसी भी तरह आ सकता है सर। जैसे मान लेते हैं कि ये प्राइस यहाँ पे कहीं रुका था और 120 का जब वॉल्यूम आया तो यहीं कहीं ओपन होके प्राइस अप साइड पहले गया और वहां से रिजेक्ट हुआ और क्लोज वहीं कर दिया जहां से शुरुआत हुई थी। तो 120 का जो वॉल्यूम है वो किस तरह है कि पहले 60 पॉइंट की खरीदारी हुई होगी, जितना पैसा लगा है, जैसे 120 CR मान लेते हैं कि 120 करोड़ के आसपास पैसा लगा, तो पहले 60 करोड़ की खरीदारी हुई होगी और फिर 60 करोड़ की खरीदारी को काट दिया गया है। इस वजह से क्या दिख रहा है, बॉडी साइज बिल्कुल छोटा सा और अपर विक बहुत बड़ा, तो अपर साइड से रिजेक्शन दिखता है। ठीक है, लेकिन एक बात तय हो गई है कि खरीदारों ने खरीदारी की शुरुआत की थी, उसके बाद सेलर ने बेचा है। सेलर की मजबूरी हो गई हो इस कंडीशन में बेचना, क्योंकि प्राइस ने बहुत बड़ा हाई बना दिया है। अब इस पर्टिकुलर स्टॉक पे नजर जरूर रखिए। क्यों, अब लोअर साइड तो आपको कोई ट्रेड करना नहीं है, आप इक्विटी ट्रेड कर रहे हैं तो किधर करेंगे, अप साइड करेंगे। नजर रखिए, ये एक दिन जो वॉल्यूम आया, से बायर ने बाई करने की कोशिश तो की ना, इस कोशिश पे नजर रखिए। अब दोबारा से वॉल्यूम विजुअल हो जाएंगे, जैसे पहले थे वैसे ही हो जाएंगे, फिर से 40-50, 40-50, 40-50। एक दिन क्या होगा, ये जो भी इस जोन के लो बने होंगे, ये लो ब्रेक होने से पहले प्राइस ये हाई ब्रेक कर देगा। आप समझ लीजिएगा, जो
यहाँ पर बायर्स एक्टिव हुए थे ना, उन्होंने अपनी पोजीशंस को नहीं छोड़ा है। अब ये हाई निकल रहा है, जैसे ही ये हाई निकले प्राइस बहुत बड़े हाई बनाएगा, यकीन मानिए, बहुत बड़े। जो आप स्टॉक्स देखते हैं ना महीने महीने भर में 40-50%, 30%, 60% तक के रिटर्न दे जाते हैं, वो इसी पैटर्न पे चल रहे होते हैं। अब इस कंडीशन में जरा एक बात को और गौर कीजिएगा बहुत ध्यान से। मैंने कहा 20 बाइंग और 20 सेलिंग, नेट टोटल वॉल्यूम 40 है, नेट वॉल्यूम क्या है? 0। नेट वॉल्यूम क्या है? जितना बेचा उतना खरीदा, 0। तो मैं यहां पे कहता हूं अगर आपको किसी भी कंडीशन में, अब ये पूरा मैं हटा देता हूं, अगर आपको किसी भी कंडीशन में प्राइस एक जोन बनाता हुआ दिखता है, वो जोन देखिए, कोई भी स्टॉक हो, रोज ओपन होगा रोज क्लोज होगा, तो जोन वॉलेटाइल हो सकते हैं। आप ये नहीं समझ सकते कि प्राइस एक ही लाइन में, फ्लैट लाइन में चल रहा होगा, इस तरह प्राइस कभी नहीं होगा। हाई यहाँ कहीं लगा होगा, लो यहाँ कहीं लगा होगा, एक दिन प्राइस यहाँ चलता है, एक दिन यहाँ, एक दिन यहाँ, इस तरह से। लेकिन आप उस जोन को मार्क कर लीजिए, जो भी वो जोन है, और नीचे आपको वॉल्यूम डेड होते हुए दिखेंगे। डेड होते हुए समझ रहे हैं? ना तो बहुत बड़ी रेड कैंडल्स का फॉर्मेशन होगा, ना तो बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल्स का फॉर्मेशन होगा। जैसे मैं पीएनबी पे आता हूं, चलिए, ये वो ट्रेड्स हैं जो आपने किए हैं। क्या कह रहा हूं? ना तो बहुत बड़ी रेड कैंडल्स का फॉर्मेशन होगा, ना तो बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल्स का फॉर्मेशन होगा। डेली टाइम फ्रेम पर आओ, चलिए यहां पे देखिए, ये एक रेड कैंडल देखिएगा। अब यहाँ पे आपको वॉल्यूम पे यहाँ पे ले जाएंगे ना, तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम लिख के आता है कि पर्टिकुलर किस कैंडल में कितना वॉल्यूम है। यहाँ पे देखिए 203, लगभग 203 मिलियन के आसपास आपको यहाँ पे लिख के आएगा वॉल्यूम, ठीक है, जिस भी मैं कैंडल पे ले जाऊंगा। ये सेलिंग दिखती है, ध्यान से देखिएगा, प्राइस में बहुत चीज़ें एनालाइज करने लायक होती हैं। ये सेलिंग हुई, पहली सेलिंग। सेलिंग के बाद अब आप ज़रा गौर कीजिए, क्या दोबारा प्राइस ने इस लो को ब्रेक किया? नहीं। और प्राइस वॉल्यूम क्या हो गए? डेड। मतलब जैसे ही सेलर्स एक्टिव हुए तो सेलर्स ने दोबारा सेल करने की कोशिश तो जरूर की होगी। इसके बाद वॉल्यूम देखिए, किसी भी दिन आपको वो 203 मिलियन के बराबर दिखता है क्या? नहीं दिखता है। देखिए 17, 18, 15, 20, 15, 16, 11, 24, एक दिन ऐसा था जो पहले नहीं था। उसके बाद वॉल्यूम्स देखिए कितने छोटे रह गए, डेड हो गए, लगभग 0। देख पा रहे हैं ना? दिख ही नहीं रहे हैं सर, बिल्कुल 0 है कंडीशन यहाँ पर। और प्राइस नहीं गिर रहा है। देखिए एक कैंडल में बहुत बड़ी रेड कैंडल है, मतलब सेलर्स ने बहुत बड़ी बिकवाली की, इसके बावजूद प्राइस नीचे नहीं गया। तो क्या रहा होगा? उसके बाद के ट्रेडिंग सेशंस सेलर्स को काटने में गुजार दिए गए। कैसे गुजारे गए होंगे? जितना सेलर्स बेच रहे होंगे, खरीदार खरीद रहे होंगे, तो नेट बाई नेट सेल क्या रहा होगा? 0, लगभग 0 मानते हैं। अगर 203 मिलियन वॉल्यूम को देखें और एक दिन 15 मिलियन वॉल्यूम को देखें, तो कोई कंपैरिजन बनता है क्या? नहीं बनता है। ऐसा क्यों है? सेलर्स सेल कर रहे हैं और खरीदार उसको खरीदना चाहते हैं। तो कंडीशन क्या बनी? ये जो 2850 का प्राइस है, इसके लो ब्रेक नहीं। जब ये लो ब्रेक नहीं हुए तो प्राइस ने एक जोन बनाया। देखिए अब इसी हाई के पास से ये देखिए जोन बने हुए हैं। देखिए पहली बार ब्रेकआउट की कोशिश की, तब वॉल्यूम देखिए बड़े नहीं हुए, वॉल्यूम बढ़ते हुए नहीं दिखते हैं। जब दोबारा से ये ब्रेकआउट कंडीशन में आया, अब यहां से वॉल्यूम राइजिंग कंडीशन में है। जब वॉल्यूम राइजिंग कंडीशन में आए तो ये जो जोन बना है ये भी ब्रेक हो गया है, ब्रेक हो गया है। यही प्राइस है 28, 50 और 32, जब मैं आप लोगों से कहता था पीएनबी खरीदिए। उसके बाद वॉल्यूम देखिए, अब वॉल्यूम लगातार वॉलेटाइल है, रेड कैंडल भी बड़ी बनती है, ग्रीन भी बड़ी बनती है, और वॉल्यूम देखिए, ये रेड कैंडल 242, ये देखिए 374 मिलियन, यहाँ पे देखिए 299 मिलियन। यहाँ पे मात्र एक ट्रेडिंग सेशन ऐसा था, उसके बाद बहुत दिनों तक कोई बड़ा वॉल्यूम आया ही नहीं। मतलब एक कंडीशन में आकर अगर वॉल्यूम डेड हो जाते हैं, ना के बराबर रह जाए, उस कंडीशन के बाद जब कोई रैली आती है तो वो रैली बहुत बड़ी होती है। देख पा रहे हैं? प्राइस पहले कहाँ था? डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में जो प्राइस था, देखिए यहाँ पे ये सेलिंग इस बाइंग से थोड़ी बड़ी है, लेकिन ये बाइंग जो है इस सेलिंग से, जब ये गिरावट हुई, इससे कितनी बड़ी दिखती है बताइए? ग्रीन कैंडल्स कितने बड़े बड़े फॉर्मेशन हुए,
इसी वजह से मैं और आपसे कहता हूं पीएनबी अब लौट कर कभी 32 नहीं आने वाला है। हो सकता है कि कोई एक पैनिक क्रिएट हो प्राइस में और 40 तक आपको खरीदारी के लिए मिल जाए। अगर 40 आता है वो जंप होगा और दोबारा से 50 प्लस होगा, यकीन मानिए। क्यों? ये ह्यूज बायर्स हैं, ये कभी अब पैसा नहीं गंवाएंगे जिन लोगों ने यहां इस जोन में खरीदारी की है कहीं। ठीक है, ये है वॉल्यूम्स का डेड हो जाना, ये पहली कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब चलिए इस तरह से आप किसी भी, देखिए यहां पे मैंने क्या देखा, ध्यान से समझिए। अब मैं आपसे कहूं कि यूजुअल वॉल्यूम 100 मिलियन आएगा या 60 मिलियन आएगा या 10 मिलियन आएगा, इसका कोई औचित्य नहीं बनता। क्यों? प्रीवियस वॉल्यूम से कंपेयर करके ही जान पाएंगे कि कितना वॉल्यूम जरूरी है किसी पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। पीएनबी के लिए इतना जरूरी है, एचडीएफसी के लिए कोई और वॉल्यूम जरूरी होंगे। यहाँ पे आईडीएफसी है, देखिए आज चल के गया है, देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनिए, समझिएगा चीजों को। देखिए ये आईडीएफसी का चार्ट है, देख पा रहे हैं? ये पूरी रैली, इस गिरावट के बाद जब से वॉल्यूम्स एक बार बड़े होने की शुरुआत हुई है, कभी भी प्राइस नीचे की तरफ यहां से शुरुआत हुई थी, मैं यहीं से खरीद रहा हूं लगातार, और ये देखिए एक हाई लग चुका है। आज के दिन भी वॉल्यूम्स बड़े हैं लेकिन उतने बड़े नहीं हैं जो प्रीवियस थे। तो कभी भी लौट के प्राइस 60 को रिटेस्ट करने आ जाएगा आईडीएफसी, अगर आज का हाई निकलता है उसके बाद कभी देखेंगे। आज का हाई जब तक नहीं निकलता है तो हो सकता है कल को ही आ जाए सर। ठीक है, अब समझिए मैं दूसरी कंडीशन में लेके चलता हूँ, यहाँ से दूसरा स्क्रीन शेयर करता हूँ, वहां देखिए चीजों को। इंट्राडे ट्रेडर्स को कैसे वॉल्यूम ऑब्जर्व करना है। आपको स्क्रीन शो कर रहा होगा, ये है चार्टिंग। ठीक है, चार्टिंग पे आप यहाँ स्क्रीन पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्क्रीनर आते हैं। स्क्रीनर का मतलब है फिल्ट्रेशन, कि वो स्टॉक फिल्टर होके आ जाएं जो आपको चाहिए ट्रेड करने के लिए, कई सारे चार्ट्स आपको एक साथ ना देखने पड़े। इस कंडीशन में मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे वॉल्यूम पे बात करनी है ना, तो देखिए टॉप लेफ्ट में ऊपर ही आपको आ जाएगा वॉल्यूम शॉकर्स। ठीक है, वॉल्यूम शॉकर्स क्लिक कर दीजिए। आपको कोई भी पर्टिकुलर हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, वॉल्यूम्स जहाँ पर हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को वॉल्यूम एनालाइज करना होगा। क्या कह रहा हूँ? वॉल्यूम एनालाइज करना होगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, किसी भी एक प्राइस में वॉल्यूम ज़्यादा हो, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल पहले दूंगा आप बेहतर समझेंगे। जैसे आइडिया का भाव है 8.65 रुपया। अब यहाँ पे जो वॉल्यूम होंगे, जैसे 8 रुपए के स्टॉक में अगर आप 10 लाख शेयर उठाना चाहेंगे तो आप 10 लाख इंटू 8 कर देंगे, तो उतना ही पैसा लगा है। वहीं अगर आप 80 रुपए के स्टॉक के 10 लाख शेयर उठाना चाहेंगे तो आपका पैसा 10 गुना हो जाएगा। क्यों? प्राइस 10x हो गया है, प्राइस 10x हो गया है। इसी एक कॉन्सेप्ट पे चल के हम लोग इंट्राडे फिल्ट्रेशन कर पाते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर प्राइस में कितने वॉल्यूम है किसी भी स्टॉक में। जैसे यहाँ पे कई सारे स्टॉक आ रहे हैं, आपके सामने लिखे हैं कई सारे। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखना कि इंट्राडे में मुझे ट्रेडिंग के लिए कौन सा चाहिए, इंट्राडे में ट्रेडिंग के लिए कौन सा चाहिए। तो आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? जहां पर ज्यादा वॉल्यूम है, जहां पर ज्यादा वॉल्यूम है। कैसे पता लगेगा? जैसे 8 रुपए के भाव में 5.15 CR, मतलब 5.25 करोड़ के पास आसपास वॉल्यूम मान लेते हैं, लेकिन भाव कितना है? 8 रुपया है। ठीक है, अब समझिए, ये 8 रुपए के भाव में 5.15 है और ये 19 रुपए के भाव में 5.2 है। 8 रुपए के भाव से लगभग 2.5 गुना होता है 19 या 20 का प्राइस। ठीक है, अगर मैं इसी भाव को 16 मान लूं, समझने की कोशिश कीजिएगा, एक बार में हो सकता है ना समझ में है। अगर मैं इसी भाव को 19 की जगह 16 मान लूं तो ये जो वॉल्यूम है ना, इससे लगभग डबल है, इससे लगभग डबल है। मानते हैं इस बात को? क्यों? ये 8 रुपए की भाव में इतनी बड़ी खरीदारी है, ये 19 रुपए के भाव में इतनी बड़ी खरीदारी है। ठीक है, क्या कह रहा हूं? ये 8 रुपए के भाव में 5.25 करोड़ की आसपास खरीदारी है और ये 19 रुपए के भाव में 5.25 करोड़ के आसपास की खरीदारी। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि इन वॉल्यूम्स को इक्वल कीजिए प्राइस से, तो आप क्या करेंगे? ये लगभग 2.5 गुना है प्राइस,
तो इस वॉल्यूम को भी लगभग 2.5x कर दीजिए, तो मैं मान सकता हूं 12.5 CR, लगभग 12.5 करोड़ के आसपास ये वॉल्यूम है जब इन दोनों को इक्वल प्राइस करके देखा जाए तो। बात समझ पा रहे हैं? क्लियर हो रहा है? अगर कंफ्यूजन है तो पूछिए, मैं फिर से बताऊं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। इंट्राडे स्क्रीनर को यूज करना भी आसान बात नहीं है। स्क्रीनर्स को सिर्फ नाम जान लेने से स्क्रीनर यूज नहीं हो जाते हैं सर, ठीक है। स्क्रीनर्स को कैसे देखना है वो भी एक लहजा होना चाहिए, तरीका होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे देखिए IOB है, वॉल्यूम्स देखिए जरा, देख पा रहे हैं वॉल्यूम्स? लगभग 22 CR, लगभग 0.9 लगाइए तो 23 CR, प्राइस क्या है 32। ये एक पर्टिकुलर स्टॉक हो सकता है जो आपकी रडार पे रहना चाहिए। क्या कह रहा हूं? ये एक पर्टिकुलर स्टॉक हो सकता है जो आपकी रडार पे रहना चाहिए, लेकिन अब वहीं पे बात आके रुकती है कि इंट्राडे कैंडल की फॉर्मेशन कैसे। क्या कह रहा हूं? इंट्राडे कैंडल के, अब IOB का चार्ट यहीं पे मैं, लेकिन आपको कुछ दूसरा ही स्क्रीन शो करेगा। अब देखते हैं, चलिए मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं और वहां पे IOB सर्च करके हम लोग एनालाइज करते हैं। चीज़ों को बिल्कुल आसानी से देखते हुए समझते हुए आगे बढ़िए, बहुत आसान है चीज़ों को समझना। देखिए स्क्रीन आ गया होगा, IOB यहाँ पे देखते हैं। इंट्राडे चार्ट्स देखने हैं, ठीक है। देखिए मैंने क्या कहा, वॉल्यूम्स का डेड हो जाना। डेली टाइम फ्रेम है, ये हाई लगे हुए हैं, ये हाई लगे हुए हैं, ये लो के जोन है। मैंने पूरा पैटर्न यहाँ पे लगा दिया। पैटर्न लगाने के बाद जरा देखिए वॉल्यूम्स डेड हैं, लगभग ना के बराबर है। अब अचानक से वॉल्यूम्स बढ़ते हुए दिखते हैं और प्राइस देखिए। मैं आपसे अगर कहूं तो IOB हो सकता है अगले 1 या 1.5 साल में डबल या ट्रिपल हो जाए, ठीक है। और बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं। हाँ, कल के दिन हो सकता है दोबारा आपको एक बार 27 खरीदने का मौका मिले तो जरूर खरीदिए सर, जैकपॉट है आपके लिए। ये देखिए ये रिवर्सल है, ट्रेंड रिवर्सल भी है। ये हाई क्या लगे हुए हैं बताइए जरा, मैं आपको दिखाऊं। इसका फर्स्ट टारगेट रखिए 65 और ये 89। और मैं आपको बताऊं, अगर बिलीव कीजिए तो ये अपने ऑल टाइम हाई भी एक समय जरूर ब्रेक करेगा, अगर यकीन मानेंगे तो। ये मंथली टाइम फ्रेम पे कितने समय से वॉल्यूम डेड है, और प्राइस देखिए गिर के 180 से कहां तक आ चुका है, 10 तक। उसके बाद ये खरीदारी आ रही है, वो भी 18 महीने का कंसोलिडेशन। एक कॉन्सेप्ट है 18 मंथ्स कंसोलिडेशन, किसी दिन बताऊंगा। उतने कंसोलिडेशन के बाद ये रिवर्सल है। देखिए प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं होते थे, प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं होते थे। इस बार क्या हो रहा है, प्रीवियस हाई ब्रेक हो रहा है। अगर मंथ एंड तक प्राइस 30 के ऊपर ही क्लोज कर दे तो यकीन मानिए इससे बेहतरीन सौदा आपके लिए नहीं हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से आपको प्राइजेस को और प्रीमियम्स को देखना होता है, कैसे आपको वॉल्यूम एनालाइज करना है। लगभग चीज़ें क्लियर होंगी। और भी कई चीज़ें हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में और चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा। अब एक बार आप बेसिक समझ गए हैं तो जब भी वॉल्यूम आएंगे, राइजिंग वॉल्यूम आ रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, तो उसको कैसे देखना है, और जितने भी कॉन्सेप्ट हैं अब बताता रहूंगा, तो आप लगभग उससे कनेक्ट हमेशा ही होते रहेंगे। अब कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए सर।